अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई के साथ। ये चैप्टर काफी हद तक आपका डिमांड से रिलेटेड है। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको डिमांड से मिलते जुलते दिखेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, जो आपने डिमांड में पढ़ा है उसका कुछ वाइसा वर्सा आपको यहां देखने को मिलेगा। सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी, याद करिए डिमांड की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पहले डिमांड की याद करिए, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कस्टमर इज रेडी टू बाय एट इट्स डिफरेंट प्राइजेस during a period of time। तो यहां आप लगाते थे having purchasing power। अब ध्यान से देखिए, सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ सेलर, और हैविंग परचेजिंग पावर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे लिखा ही नहीं था। विच अ सेलर इज रेडी टू सेल एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ भी अलग नहीं है, सेम। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका आता है स्टॉक वर्सेस सप्लाई। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। स्टॉक वर्सेस सप्लाई। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल विद द सेलर। जो एक क्वांटिटी गुड्स की सेलर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है, वो उसका स्टॉक है। और उसका उस स्टॉक का वो पार्ट जो वो बेचने के लिए तैयार है, वो कहलाएगा सप्लाई। समझ में आया? स्टॉक क्या है? इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल विद द सेलर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक सेलर के पास एक वक्त पर पड़े हुए हैं, वो उसका स्टॉक है। और उसका स्टॉक का वो पार्ट जो वो बेचने के लिए तैयार है, वो क्या बन जाती है? उसकी सप्लाई। तो बेसिकली स्टॉक क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स available with the seller at particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने क्वांटिटी ऑफ गुड सेलर के पास अवेलेबल है, वो क्या है? स्टॉक। सप्लाई क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ stock which the seller is ready to sell। ये वो पार्ट है स्टॉक का जो सेलर बेचने के लिए तैयार है, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। तो होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर होगा। 3 नंबर में आ सकता है। जो गुड्स अवेलेबल है वो स्टॉक है, उसका वो पार्ट जो बेचने के लिए तैयार है वो सप्लाई। वेरी गुड। आगे बात करते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहां हमारे पास होती है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है लॉ ऑफ सप्लाई? जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड, किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। और अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर को उस चीज में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और वो ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा। तो प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। और यहां पर भी वही बात, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब मुझे आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं कि अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है।
मैं आपको रिकॉल करवा दूं बस, अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है यहां पर? अदर फैक्टर्स का मतलब है ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अदर फैक्टर्स। फैक्टर्स अदर देन प्राइस which can affect the supply of commodity। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी किसी कमोडिटी पर कि आप इसकी इतनी क्वांटिटी अपने पास बेच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते या बेच ही नहीं सकते, तो इट्स अ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो हम बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ प्राइस की वजह से इंपैक्ट देखना चाहते हो तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चलिए, अब क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप क्वांटिटी प्राइस, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में। इस वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व है वो आता है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा आता है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? बिकॉज देयर इज अ सप्लाई कर्व is upward sloping because there is direct relationship between price and quantity supplied। एक्सप्लेन अगर आपके पास आ गया करने के लिए, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। तो आपने लॉ ऑफ सप्लाई लिखना है, शेड्यूल, और इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे ही जैसे आप डिमांड में लिखते थे कि व्हेन द प्राइस वाज 10 द क्वांटिटी सप्लाइड इज 200, व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 15 द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स सो आल्सो राइजेस 200 to 300, व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 5 द क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स फ्रॉम 200 to 100। So there is a direct relationship। ये आपको as it is बुक्स में अवेलेबल है। सेम में आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है, एकदम सेम जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा था। ये एक्सप्लेनेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे? When the price was OP, the quantity supplied is OQ। जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई? बढ़ के Q1। जब प्राइस घट के P0 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड घट के क्या हो गई? Q0। जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। जब प्राइस कम हो तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई। इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना, या एज इट इज आपको नोट्स में मिलेगा एक्सप्लेनेशन इसका। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज, इसके बाद नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। वन इज प्राइस, जैसा हमने डिमांड में पढ़ा था सेम, एंड सेकेंड इज अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से जब सप्लाई इफेक्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बताओ, डिमांड में क्या बोलते थे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहां क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जबकि अदर फैक्टर्स में क्या बोलेंगे?
चेंज इन, वहां डिमांड था, यहां क्या आएगा, चेंज इन सप्लाई। हाँ जी, जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हमारी एक एजम्पशन होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और जब अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारी एजम्पशन क्या होती है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में हमारी एजम्पशन है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और यहां हमारी एजम्पशन क्या होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सेम में यहां पर भी आगे दो पार्ट होते हैं जैसे डिमांड में होते थे। फर्स्ट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या होता है ये, जब क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड कर रही है, मतलब बढ़ रही है, किस वजह से, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन सप्लाई। एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या है कि जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि प्राइस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दोनों को लिखते हुए हमारी एक स्टैंडर्ड एजम्पशन होती है क्या, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। आप देख रहे हैं एकदम सेम चल रहा है जो हमने डिमांड के अंदर डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से, बस डिमांड वर्ड जो है वो सप्लाई से सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है। चेंज इन सप्लाई के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। नाम से ही पता लगता है सप्लाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कम या ज्यादा नहीं होते, अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी तो इट्स अ फेवरेबल चेंज, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी तो इट्स अ अनफेवरेबल चेंज। तो अगर फेवरेबल चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में तो सप्लाई बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। किस वजह से, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में तो इस वजह से। और यहां पर भी हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन है जो सही। ठीक है जी, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा डिमांड की तरह। अब आइए इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी। अब सपोज प्राइस बढ़ गया तो आपने देखा जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई, Q1। प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ गई। पहले आप पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पर आ गए। अर्लियर यू आर ऑपरेटिंग एट पॉइंट ए, नाउ यू आर ऑपरेटिंग एट पॉइंट बी। तो ये जो आपका मूवमेंट हुआ है ए से बी पर, ये जो आपका मूवमेंट हुआ है ए से बी पर ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंशन इन सप्लाई। सप्लाई में एक्सपेंशन हुआ तो कैसा हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। आपको मैं रिकॉल करवा दूं, डिमांड में वैसा वर्षा होता है। डिमांड में जब एक्सपेंशन होती है तो मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। क्रॉस चेक कर लेना आप, जब हम डिमांड में एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहां डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जबकि सप्लाई में जब एक्सपेंशन होता है तो वो कैसा मूवमेंट होता है, अपवर्ड। वेट, इसके बाद सपोज प्राइस कम होकर P2 हो गया, आपकी सप्लाई भी शिफ्ट हो गई, क्या हो गई, Q2। तो बेसिकली आप देखो, पहले आप
ए पे ऑपरेट कर रहे थे, अब आप आ गए सी पर। आप पहले ए पे ऑपरेट कर रहे थे, अब आप नीचे की तरफ ऑपरेट कर रहे हो, सी पर आ गए। तो आपने देखा देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी ड्यू टू व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन इन सप्लाई है तो अपवर्ड मूवमेंट। जबकि डिमांड में उल्टा था, एक्सपेंशन इन डिमांड है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है तो अपवर्ड मूवमेंट। ये बात ध्यान रखनी है, एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो ये तो हो गए इसके डायग्राम। सेकेंड हम बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई की। ध्यान से देखिए, y x क्वांटिटी प्राइस सप्लाई, प्राइस। हम इसमें प्राइस क्या मानते हैं? कांस्टेंट। अब कुछ भी करो जी, प्राइस हमारा सेम रहेगा, जो एक बार डिसाइड हो गया। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, पढ़ा था ना। देखो अब सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, Q से क्या हो गई हमारी? Q1। आप ऊपर की तरफ आए, प्राइस क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। आपने एक पैरेलल सप्लाई को बना दिया S1, आपने S से पैरेलल बना दिया एक S1। क्यों? देखिए, आप प्राइस क्या रहेगा? सेम, क्वांटिटी बढ़ गई, यहां पर है, और इसके पैरेलल आपने एक सप्लाई को बना दिया S1। तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, जो आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम S टू S1, इसको हम नाम देते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ये जो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। सेम वे, सपोज सप्लाई कम हो गई, Q2 हो गई, यहां आ गए, तो क्या आ गया? सप्लाई कम हो गई। अब आप देखें, डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली, थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं, कैन आई से लेफ्टवर्ड शिफ्ट फ्रॉम S to S1, sorry, S to S2 due to what? Decrease in supply. सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ S से S2। अच्छा, अब एक और चीज आप देखें, जब आपने इंक्रीज और डिक्रीज की बात करी, सप्लाई कब शिफ्ट हो गए, बट यहां शिफ्ट नहीं हुए थे, यहां मूवमेंट हो रहा था ऊपर या नीचे। तो इस वजह से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है, इसका दूसरा नाम पड़ जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्या नाम पड़ जाता है? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। जबकि चेंज इन सप्लाई का दूसरा नाम हो जाता है आपका शिफ्ट इन सप्लाई। ये सप्लाई क्या हो रही है? शिफ्ट, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो ये जितना मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा कुछ भी नया नहीं था। A to Z पॉइंट्स हम ये सारे के सारे डिमांड में डिस्कस कर चुके हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड मैनर में हमने यहां पर इसे पढ़ा है। चलिए, अब हम अदर फैक्टर्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहां जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली अलग है जो आपने अदर फैक्टर्स किए थे डिमांड पे। कौन कौन से अदर फैक्टर्स है यहां पे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला अदर फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट्स। प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स का मतलब है जो भी आप रॉ मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्शन में, या जो भी आप लेबर को अमाउंट पे करते हो, जिसको मैं बोल सकता हूं वेजेस, लेबर चार्जेस या वेजेस। तो अगर इनपुट्स के प्राइस
बढ़ेंगे, प्राइस ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगे, तो प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, वो ज्यादा आएगी। अगर इनपुट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा आएगी तो उसके प्रॉफिट्स कम आएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट्स कम आएंगे, और प्रॉफिट्स अगर कम आएंगे तो ऑब्वियसली वो सप्लाई भी क्या करेगा, कम करेगा। इनपुट के प्राइस बढ़े, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट्स कम आएंगे, प्रॉफिट कम आएंगे तो ऑब्वियसली ही विल सप्लाई लेस। अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे, और वी कैन से सप्लाई जो है वो भी ज्यादा होगी। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अदर फैक्टर प्राइस ऑफ इनपुट्स। सेकेंड पर आते हैं। द सेकेंड वन इज government policies. The second one is government policy. Now what is this government policy? ध्यान से देखें। देखिए, इसको मैं समझाने के लिए लेता हूं एग्जाम्पल, टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स में भी मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी होता है बेसिकली टैक्स ऑन प्रोडक्शन। जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज बन रही है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर बना या एसी बना या कैमरा बना, तो जो प्रोडक्शन होते के साथ ही सबसे पहला टैक्स उसके ऊपर लगता है वो कहलाता है एक्साइज ड्यूटी। बिना एक्साइज ड्यूटी दिए वो माल फैक्ट्री से आप बाहर नहीं निकाल सकते। इट्स अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन। अब सपोज लेट्स से कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं। फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं मतलब से जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स रेट्स को कम कर दिया। टैक्स रेट्स को कम कर दिया मतलब यहां पर क्या है, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम लगाएगी, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम लगाएगी तो जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो उसके प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे और वो सप्लाई ज्यादा करेगा। बट वाइसा वर्सा, अगर अनफेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, अगर अनफेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, से गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, मतलब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स कम आएंगे एंड ही विल बी इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग लेस। तो सबसे पहला फैक्टर आपने पढ़ लिया, दैट वाज द प्राइस ऑफ इनपुट्स। सेकेंड फैक्टर इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है जी, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स, ये रिलेटेड गुड्स का मतलब यहां सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। रिलेटेड गुड्स का मतलब है those goods which the producer is producing at particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे के सारे रिलेटेड गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, वो राइस की भी प्रोडक्शन कर रहा है
और वो वीट की भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो राइस और वीट दोनों उसके लिए क्या होगा, रिलेटेड गुड। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं एक और। होंडा कंपनी के पहले 2 स्कूटर्स आते थे। एक आता था एटर्नो, आपने देखा होगा, और एक्टिवा आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो 2 वर्जन आते थे, एक एटर्नो और एक्टिवा। तो एटर्नो और एक्टिवा दोनों होंडा के लिए क्या हो गए हैं, रिलेटेड गुड्स। होंडा के लिए दोनों क्या हो गए, रिलेटेड गुड्स। अब अगर एक्टिवा के प्राइसेस बढ़ रहे, एक्टिवा की डिमांड मार्केट में बहुत आ रही है, एक्टिवा के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो होंडा ने क्या किया, अपने एटर्नो के प्रोडक्शन को बंद कर दिया, दी एंड कर दिया, और उसने सारा फोकस लगा दिया किसके ऊपर, एक्टिवा पे। क्यों? क्योंकि एक्टिवा के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो उन्हें एक्टिवा में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, तो उन्होंने एटर्नो की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। तो कंसीडरिंग दिस फैक्ट, एक्टिवा एंड एटर्नो आर रिलेटेड गुड्स। जब एक्टिवा के प्राइसेस बढ़े, तो क्या इंपैक्ट आया एटर्नो की सप्लाई पर। एटर्नो की सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आया कि उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया, मतलब उसकी सप्लाई पहले कम करी और धीरे धीरे खत्म कर दी। तो कैन आई से, अगर एक प्रोड्यूसर 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो दोनों उसके लिए रिलेटेड गुड्स हैं, और अगर किसी एक गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे रिलेटेड गुड पे क्या पड़ेगा, उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया इसके लिए, एक्टिवा और एटर्नो का। एक और एग्जांपल देता हूं। फार्मर है, राइस और वीट की प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर उसे राइस में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, राइस में ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो वो सारा फोकस किस पे करेगा, राइस पर। वो वीट पर फोकस नहीं करेगा। वीट की जो सप्लाई है उस क्या कर देगा, कम कर देगा, उसकी प्रोडक्शन कम कर देगा। मैं हूं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे अकाउंट्स के ज्यादा बैचेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के बैचेस थोड़े कम कर दूंगा। तो बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर रिलेटेड गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे गुड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज प्रोड्यूसर इज गेटिंग द मोर प्रॉफिट्स। सो अगर मैंने आपको बताया प्राइस ऑफ एक्टिवा स्कूटर बढ़ रहे तो हुआ क्या, सप्लाई ऑफ एटर्नो कम हो गई, प्राइस ऑफ एक्टिवा कम हुए, तो सप्लाई ऑफ एटर्नो बढ़ गई, वो एटर्नो पे फोकस कर। तो बेसिकली रिलेटेड गुड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, रिलेटेड गुड्स के साथ रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक्स एंड वाई रिलेटेड गुड्स हैं, अगर एक्स एंड वाई रिलेटेड गुड्स हैं, तो प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ वाई कम हो जाएगी, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कम होगा तो सप्लाई ऑफ वाई बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया तीसरा फैक्टर, दैट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। आगे मूव ऑन करते हैं हम। देखिए अब हम आ रहे हैं 4th फैक्टर पे, दैट इज द चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, देखिए जरा, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो होगा क्या, न्यू टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्टिंग कम हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोन आता था पहले 10,000 15,000 रुपए का, और आज के टाइम पे एंड्रॉयड फोन आ जाता है उतने का। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंप्रूव होने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई तो प्रॉफिट्स ज्यादा हुए, प्रॉफिट्स ज्यादा हुए तो सप्लाई भी ज्यादा, ठीक है जी। बट अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, बकवास हो जाए, घटिया हो जाए, आप एक ही मशीन को 20 साल तक चला रहे हो,
तो भैया शुरुआत में ही उसकी एफिशिएंसी मिलेगी, बाद में तो जितना आप उससे प्रोडक्शन करोगे उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप एक बाइक लेके आओ, वो क्या 4 साल एकदम मक्खन चलेगी, मक्खन, जितना पेट्रोल डलवाओगे ठीक ठाक माइलेज आएगी। फिर 15 साल बाद, 15 साल आपने चला लिया, फिर और से चला रहे हो, तो क्या सेम माइलेज मेंटेन रहेगी? नहीं, माइल बहुत कम आएगी। तो सेम मशीन के साथ है, आप कोई मशीन यूज कर रहे हो, शुरुआत में एफिशिएंसी देगी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसकी एफिशिएंसी लेवल खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आएगा, प्रॉफिट्स कम आएंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सप्लाई कम होगी। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस। अगर प्रोड्यूसर को लगता है प्राइस इन फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को, सप्लायर को लगता है कि जो भी चीज वो बना रहा है उसका प्राइस आने वाले वक्त में बढ़ जाएगा, तो उसकी कोशिश क्या होगी, अभी बेचे या फ्यूचर में बेचे? फ्यूचर में बेचे। ऐसा लगता है ना फ्यूचर में ज्यादा नोट मिलेंगे, तो वो फ्यूचर में बेचेगा। अब उस सिचुएशन के अंदर प्रेजेंटली वो सप्लाई को कम कर देगा। प्रेजेंटली क्या हो जाएगी? सप्लाई कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ज्वेलर को लगता है कि जो गोल्ड है प्रेजेंटली 28,000 है, बट वो 35 चला जाएगा, वो कोशिश करेगा, उसे लगता है कि 3-4 दिन में 35,000 हो जाएगा, वो कोशिश करेगा अभी ज्वेलरी कम बिके, बाद में बिके जब रेट हाई हो जाएगा। बट वाइसा वर्सा, अगर लगता है कि प्राइस इन फ्यूचर कम हो जाएगा, तो जो सप्लाई है वो प्रेजेंटली कम हो। तो दीज आर द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सप्लाई फॉर द कमोडिटी। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कैसा रिस्पॉन्स करती है, यह हमें पता लगता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से मैंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस 10% बढ़ाए, मैंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस 10% बढ़ाए, ये 10% बढ़ गए बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, 10% बढ़ गए, और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट प्रोड्यूसर ने, हो सकता है सप्लाई 5% बढ़ाई हो सकता है 15% बढ़ाई हो सकता है 20% बढ़ाई हो। भाई प्राइस बढ़ा है तो अनडाउटेडली सप्लाई बढ़ेगी, ये हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं, बट उसकी मेजरमेंट करना कि वो कितना रिस्पॉन्स करेगी, दैट इज अ टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको बोला सपोज एप्पल के प्राइसेस फोन के 10% बढ़े, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एप्पल की कंपनी ने उसकी सप्लाई 20% बढ़ा दी, तो 10% प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आया? 20%। तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नाउ तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Let us take an example. Suppose the price was ₹10 and the quantity supplied was 100 units. प्राइस जो है वो बढ़ के 10 से 12 हो गया और क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 150। कितनी हो गई? 150। नाउ यू कैन सी, मैं निकालता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
सबसे पहले कैसे निकलेगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ व्हाट इज दिस चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100? आप सबसे पहले ये बताओ कि क्वांटिटी के अंदर 100 से कितनी हो गई 150, तो कितना चेंज आया? पहले वाली क्वांटिटी को मैं Q1 मान लेता हूं और न्यू क्वांटिटी को मैं Q2. तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? Q2 माइनस Q1. चेंज इन क्वांटिटी आया 50 यूनिट्स. 50 यूनिट्स की क्वांटिटी चेंज हुई. एंड पहले क्वांटिटी जो होती है, मैंने क्या बोला, उसको क्या बोलना है? Q1. बाद वाले को Q2. तो क्वांटिटी में चेंज आया 50. Q1 कितना है आपका? 100 इंटू 100. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना आ गया? 50%. परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन P1 इंटू 100. ये प्राइस था आपका P1, ये प्राइस है आपका P2. प्राइस में जो चेंज है वो कितना आया? P2 माइनस P1, 12 माइनस 10 दैट इज 2. प्राइस में जो चेंज है 12 माइनस 10 कितना आया? 2. P1 इज 10 इंटू 100. 10 कितना आ गया आपका? 20%. तो अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखें तो दिस विल बी 50 बाय 20 दैट इज 2.5. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आपकी कितनी आएगी? 2.5. तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आप ऐसे निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप ऐसे. और आपको अगर सिंगल फॉर्मूला लेना है तो यू कैन राइट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू P1 बाय Q1. जैसे कि क्वांटिटी में कितना चेंज था? 50. प्राइस में आपका कितना चेंज था? 2. P1 आपका कितना था? 10. Q1 आपका कितना है? 100. तो 5 by 2 comes out to be 2.5. तो परसेंटेज से, या अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हो? अब ये फॉर्मूला आया कहां से, अगर आपको ये समझना है तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यही क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज मैं कैसे निकाल सकता हूं? डेल्टा Q अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. डेल्टा Q अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. और प्राइस का चेंज मैं कैसे निकाल सकता हूं? डेल्टा P अपॉन में P1 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से 100 गया तो डेल्टा Q बाय Q1, डेल्टा P बाय P1. तो डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू P1 बाय डेल्टा P. तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 बाय Q1. भाई डेल्टा Q इसके नीचे यहां ये आ गया, ये इधर चला गया, इधर आ गया. तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P और P1 बाय Q1. फॉर्मूले को बस थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया. खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज पर्पज से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया. तो दो फॉर्मूले हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऑल्टरनेटिवली दिस. ये जो आप मेथड कर रहे हो, ये मेथड है आपका कौन सा? परसेंटेज मेथड. अब इस मेथड में हम ब्रॉडली 5 तरह की प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. कौन कौन सी, आइए डिस्कस करते हैं. इस मेथड में हम 5 तरह की इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. ध्यान से देखिए. सबसे पहले ES लेस देन 1, सेकेंड इक्वल टू 1, थर्ड मोर देन 1, फोर्थ 0, फिफ्थ इंफिनिटी. लेस देन 1 जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक, इक्वल टू 1 जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक, 0 जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक.
और इंफिनिटी जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। आइए जरा समझते हैं है क्या एक चीज, क्यों ये इनके नाम पड़े। आइए सबसे पहले E is लेस देन 1। देखिए मैंने एक सप्लाई कर्व बनाया, ठीक है जी। सपोज यहां आपका प्राइस आता है और यहां क्या आती है आपकी क्वांटिटी। इस प्राइस पर यह आपकी क्वांटिटी है। ओपी प्राइस पर क्वांटिटी कितनी है, OQ। प्राइस हो गया P1, बढ़ गया इतना सारा, क्वांटिटी क्या हो गई Q से Q1। प्राइस इतना बढ़ गया, क्वांटिटी इतनी। आप देखो अगर तो जो प्राइस में चेंज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। जो प्राइस में चेंज है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही प्राइस का जो चेंज है वो ज्यादा है, मतलब अगर ये 10 है तो ये 8 ही है, क्वांटिटी का कम है प्राइस का ज्यादा है। तो इफ percentage change in price is more than percentage change in quantity in this situation, therefore elasticity of supply will be less than 1. That will be called as inelastic. समझ में आया less than 1 क्यों है, क्योंकि प्राइस के अंदर जो चेंज है वो ज्यादा है। अगर ये 10 है तो क्वांटिटी कितनी है 8, तो इट विल बी लेस देन 1। तो डेफिनेशन क्या बनी, when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं inelastic। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हम। ES is equals to 1। ध्यान से देखिए, ये है आपका सप्लाई को प्राइस क्वांटिटी। प्राइस बढ़ के हो गया P1, क्वांटिटी हो गई आपकी Q1। आप अगर देखो तो दोनों इक्वल है, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही चेंज है हमारा क्वांटिटी में। दोनों चेंज है, इक्वल है। अब दोनों अगर ऊपर नीचे वाले वेरिएबल इक्वल है तो इस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो 1 हम कब कहते हैं, when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price। जो क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज है वो किसके इक्वल हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो ये आपको क्लियर है। अभी आप सोच रहे होगे सर सप्लाई कर्व ऐसे ऐसे क्यों बना रहे हैं, वो मैं आपको एंड में सारा बता दूंगा कि सिचुएशन में कैसा सप्लाई कर्व आता है। फर्स्ट सिचुएशन क्लियर, सेकंड सिचुएशन क्लियर, थर्ड पे आते हैं। ES इज मोर देन 1। ध्यान से देखिए, ये आपने बनाया सप्लाई कर्व। अब आपने कोई पॉइंट लिया, प्राइस क्वांटिटी। प्राइस में आपने हल्का सा चेंज किया और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपने देखा क्वांटिटी में इतना सारा चेंज। आपने प्राइस को हल्का सा बढ़ाया बट उसकी वजह से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जो क्वांटिटी का चेंज है वो प्राइस से ज्यादा है। ये क्वांटिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, मतलब अगर ये 10 है तो 5 ही कम है। तो क्वांटिटी का अगर ज्यादा है प्राइस कम है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी मोर देन 1। तो डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज नोन एज इलास्टिक सप्लाई। उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0।
जीरो कब आएगा, ध्यान से देखिए, जब क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, क्वांटिटी सेम हो। ये मैंने सप्लाई कर्व बनाया, सी क्वांटिटी प्राइस। आप प्राइस में बढ़ाते रहो, जो मर्जी करते रहो, ऊपर नीचे करते रहो, जितना आपका मन करे, क्वांटिटी हर बार क्या रहेगी आपकी, सेम। मतलब नो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर कोई चेंज क्वांटिटी में चेंज नहीं है, इट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक। भाई क्वांटिटी जो है वो जीरो हो गई, कोई चेंज नहीं उसमें, और जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसी शेप आई, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा याद करो, डिमांड के अंदर जब डिमांड इलास्टिसिटी जीरो होती है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। चलिए अब हमारा फिफ्थ रह गया कौन सा, इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, फिफ्थ हमारा रह गया इंफिनिटी। वाई क्वांटिटी प्राइस, ये आपका प्राइस। अब देखो क्वांटिटी खामखा ज्यादा कम होती जा रही है, कोई प्राइस पे फर्क नहीं है, अपने आप ही क्वांटिटी में चेंज आता जा रहा है। तो बेसिकली ये है आपका ES इक्वल्स टू इंफिनिटी व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट चेंज इन क्वांटिटी। अब खुद देखो ना, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, मतलब दिस वेरिएबल एग्जिस्ट, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मतलब चेंज इन प्राइस कितना है, जीरो। आप क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, से 10 ही आ रहा है, और प्राइस में कोई चेंज नहीं है, जीरो है। अब किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाता है, इंफिनिटी। तो बेसिकली ये 5 आपके पास है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, जीरो और इंफिनिटी। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी सिचुएशन में कौन सा कर्व बनाना है? तो मैं आपको बड़ा एक सीधा सा मंत्र दे रहा हूं इसका, ध्यान से देखिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको करना है। क्लॉकवाइज सर? जी हां, देखिए See, this is 0, less than 1, equal to 1, more than 1, infinity. आप देख लो, 0 parallel to y-axis, less than 1, equal to 1, more than 1 flatter, और infinity is parallel to x-axis. ठीक है जी। जो आपका ES less than 0 है, सॉरी less than 1 है, वो कहीं ना कहीं स्टीपर है। ठीक है जी। जो मोर देन 1 है वो क्या है आपका, कहीं ना कहीं फ्लैटर। इंफिनिटी क्या है आपका, पैरेलल टू, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है वो क्या है, पैरेलल टू वाई। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है वो आपसे बोल दे द सप्लाई कर्व इज फ्लैटर बट विल बी द इलास्टिसिटी मोर देन 1, स्टीपर इट विल बी लेस देन 1। If it's parallel to x-axis infinity, if it's 0 parallel to y-axis। सर 1 के लिए क्या होगा? तो 1 के लिए आज तक कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया जाता, तो कह सकता है if it's unitary elastic then what is the elasticity of supply? तो it will be, तो ये आप देखते होंगे सेम एज इट इज होगी, ये तो आपने मेरे साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस वहां पर एक माइनस का साइन था, यहां पर कोई माइनस का साइन नहीं है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मेथड में आप सिर्फ 3 तरह की इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। लेस देन कॉल्ड एज इनइलास्टिक, ये कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक,
और इसको बोला जाएगा इलास्टिक। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं। तीन कर्व्स मैं आपके सामने बना रहा हूं। तीन अलग अलग तरह के सप्लाई कर्व भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जरा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आपने एक पॉइंट लिया, क्वांटिटी कितनी है OQ, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी है OQ, और इंटरसेप्ट भी आपका कितना है OQ। देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पर सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इंटरसेप्ट हमें देखना है एक्स एक्सिस पे, तो जहां सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है, ऊपर ही। तो इंटरसेप्ट भी OQ है और क्वांटिटी सप्लाइड भी कितनी है OQ। तो इंटरसेप्ट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड OQ डिवाइड बाय OQ। अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो किसकी इक्वल है 1 के। यहां देखिए मैंने एक पॉइंट लिया QOA। अब अगर आप यहां पर इंटरसेप्ट देखें तो यहां इंटरसेप्ट है AQ, क्योंकि सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है A पर, तो इंटरसेप्ट है आपका AQ, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड आपकी ओरिजिन से होगी, दैट इज OQ। तो इंटरसेप्ट इज AQ, क्वांटिटी सप्लाइड इज OQ। और आप देख सकते हैं कि OQ बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब सपोज अगर ये 10 है तो इससे छोटा ये 8 है, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या आएगी, लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अगर ये 10 है तो ये कितना है 8, तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 1। इसमें देखिए क्वांटिटी, अब ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो हमने एक इमेजिनरी होरिजन बनाया यहां तक A1 तक। अब अगर इसमें आप देखें तो इंटरसेप्ट हमारा कितना आ रहा है A'Q, एंड क्वांटिटी सप्लाइड हमारी कितनी है OQ। इंटरसेप्ट हमारा जहां वो एक्सिस को कट कर रहा है A'Q और क्वांटिटी सप्लाइड OQ। क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा ओरिजिन से ही मेजर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वांटिटी सप्लाइड जो है ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। इसको आपको हमेशा कहां से देखना है, ओरिजिन से। और इंटरसेप्ट को कहां से देखना है, वेयर कर्व इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है जी। अब तो फॉर्मूला क्या हुआ, A'Q अपॉन में OQ, एंड वी नो A'Q इज मोर देन OQ। ये बड़ा इससे, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होगी, मोर देन 1। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्रिक मेथड, तो आपको ये पूरे तीनों कर्व्स बना करके एक्सप्लेन करके आता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, इफ सप्लाई कर्व is passing from case 1 origin, case 2 x-axis, case 3 y-axis, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी 1। x-axis से जा रहा है अगर, तो इट विल बी लेस देन 1, और अगर वो y-axis से जाता हुआ जा रहा है तो इट विल बी मोर देन। ठीक है जी,
ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। वो जानबूझ के एग्जाम में आपको देगा कि ओरिजिन से जा रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी लिखे, वो लिखता है सप्लाई कर्व इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्वेश्चन उसने आपको दिया एग्जाम में, सप्लाई कर्व पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल ऑफ कुछ भी 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। कहां से जा रहा है? ओरिजिन से। तो आंसर विल बी व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये है आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मेथड।